मजेस्को लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जिसने हाल के दिनों में डिक्लेयर किया है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को 974 रुपीज का डिविडेंड देना चाहते हैं और इसकी एक्स डेट भी आ गई है जो कि आने वाले दिनों में आने वाली है। तो ये न्यूज तो समझ में आती है कि एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती आ रही है, जो कि एक अच्छी बात होती है। लेकिन अगर मैं इस कंपनी का शेयर प्राइस चेक करता हूं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस आज की डेट में 966 रुपीज है। मतलब कि एक ऐसी कंपनी जिसका शेयर प्राइस 966 रुपीज है वो अपने इन्वेस्टर्स को अपने शेयर प्राइस से ज्यादा का डिविडेंड देना चाहती है। तो क्या यहां पे एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको इस कंपनी का शेयर खरीद लेना चाहिए ताकि आप इसका डिविडेंड ले सको, या इसमें और भी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए अगर आप इसका शेयर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं? तो चलिए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में मजेस्को लिमिटेड के बारे में। इसके डिविडेंड के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस केस स्टडी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा डिविडेंड के बारे में, आपको इस कंपनी के केस के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा आपको टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कौन कौन से केस में आपको कितने % टैक्स लगता है, जिसके बारे में हमारे व्यूअर्स हमसे बहुत टाइम से पूछते आ रहे हैं। चलिए कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों अगर हम मजेस्को के बिजनेस की बात करें तो मजेस्को एक टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है इंश्योरेंस कंपनीज को। तो ये तो कंपनी का बिजनेस हुआ। अगर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड की तो हाल के दिनों का या अभी तक का सबसे बड़ा डिविडेंड अमाउंट है। और अगर हम 974 को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करके देखें कि कितने अमाउंट का कंपनी टोटल डिविडेंड देने वाला है तो ये 2700 करोड़ से ज्यादा का बनता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपनी के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन का तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2900 करोड़ से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब कि अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से कंपनी ऑलमोस्ट सारे का सारा डिविडेंड देने वाली है आने वाले टाइम के अंदर। दोस्तों इसके अलावा एक और बात करें अगर मजेस्को के बारे में तो अक्टूबर में पहले भी मजेस्को न्यूज के अंदर आई थी, जब मजेस्को ने बोला था कि वो 630 करोड़ शेयर्स इस कंपनी के खरीदने वाले हैं मार्केट से। और जब जाके उन्होंने मार्केट में जाके इन कंपनी के शेयर्स को खरीदा था, मतलब कि अपने ही शेयर्स को खरीदा था एट अ प्राइस ऑफ मोर देन 800 रुपीज। अब दोस्तों जो नेक्स्ट जेन्युइन क्वेश्चन हर रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में आना चाहिए कि कंपनी का अगर मैं पिछले कुछ टाइम का परफॉर्मेंस देखता हूं तो ऑपरेशन से तो कंपनी को इतना पैसा नहीं मिलता, तो कंपनी जो ये 2700 करोड़ रुपीस के आसपास का डिविडेंड शेयर होल्डर्स के अंदर बांट रही है, वो पैसा कंपनी के पास कहां से आया? तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मजेस्को लिमिटेड का मजेस्को यूएस के अंदर 75% का स्टेक था, जिसको मजेस्को ने रिसेंट के टाइम में एक प्राइवेट इक्विटी फर्म को बेचा था। और दोस्तों मजेस्को लिमिटेड ने जो ये स्टेक को प्राइवेट इक्विटी को बेचा था, उसको बेचने पे कंपनी को 3800 करोड़ रुपीस मिले थे। 3800 करोड़ रुपीस में से कंपनी को 700 करोड़ का कैपिटल गेन्स टैक्स पे करना पड़ा, जिसके बाद कंपनी के पास 3100 करोड़ रुपीस बचे थे। और यही पैसा कंपनी यूज कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में बांटने के लिए। तो दोस्तों यहां पे आपके जैसे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर ये सोच रहे होंगे कि आप सब लोगों को बहुत फायदा होगा क्योंकि कंपनी अपना डिविडेंड आने वाले टाइम में हमें बांट रही है। लेकिन दोस्तों हमें बांटने से पहले कंपनी अपने डिविडेंड को अपने पूरे शेयर होल्डर्स के बीच में बांट रही है, और उनके शेयर होल्डर में सबसे बड़ा जो स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर्स का है। तो दोस्तों यहां पे सबसे बड़ा स्टेक कंपनी का कंपनी के प्रमोटर्स के पास है, जो कि 36% से ज्यादा का है। तो यहां पे अगर कंपनी 2800 करोड़ रुपीस के आसपास का डिविडेंड बांट रही है तो उसका 36% कंपनी के प्रमोटर्स के पास ही चला जाएगा, और बाकी का बचा हुआ पैसा जो पब्लिक शेयर होल्डर्स हैं उनके पास चला जाएगा। अगर मैं पब्लिक शेयर होल्डिंग की बात करता हूं तो मजेस्को का पब्लिक के पास 35% से ज्यादा का स्टेक है, तो बाकी सारा पैसा पब्लिक के बीच में बांटा जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे आप एक क्वेश्चन और सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि आपको हमेशा बताया जाता था कि जब भी कोई कंपनी मान लो 100 रुपीज पे ट्रेड करती है और जब कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड लेके आती है तो वरना सारे लोग जाके उस कंपनी को पहले बाय कर लेंगे एक्स डिविडेंड से पहले, ताकि उस कंपनी का डिविडेंड उनको मिल जाए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके एक चीज समझाना चाहूंगा कि आपको ये तो पता ही है कि जब भी मान लो एक कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 100 रुपीज का है, जब भी वो कंपनी 5 रुपए का डिविडेंड देती है अपने इन्वेस्टर्स को तो जनरली कंपनी का शेयर प्राइस 5 रुपए से कम हो जाता है। तो अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं तो अगर वो कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा तो कंपनी का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट बिल्कुल नीचे चला जाना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड अमाउंट का जितना वैल्यू होता है पर शेयर उतना नॉर्मली शेयर प्राइस नीचे चला जाता है, ताकि वहां पे आर्बिट्राज ना हो। तो दोस्तों ये चीज तो कंफर्म है कि जब लोगों को डिविडेंड मिलेगा एक्स डेट के बाद तो कंपनी का शेयर प्राइस तो नीचे जाएगा ही जाएगा, वो तो कॉन्सेप्ट है आर्बिट्राज का।
लेकिन यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर यहां पे शेयर बाय करना चाहिए, और जो कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाएगा वहां पे आपको ऑल्दो लॉस जरूर होगा, लेकिन जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो डिविडेंड लेके आपको प्रॉफिट होगा। तो ये पूरी इक्वेशन को हम कैसे समझें, चलिए अभी इसको डिकोड करते हैं। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को डिकोड करने से पहले एक और क्वेश्चन का मैं आपके लिए आंसर करना चाहूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये तो समझ में आ गया कि मजेस्को लिमिटेड का मजेस्को यूएस के अंदर 75% स्टेक था, जहां से मेनली कंपनी को इनकम निकल के आती थी। तो वो सारा स्टेक तो कंपनी ने बेच दिया। तो क्या इसके बाद कंपनी के पास ऑपरेशंस के लिए कुछ बचता है या नहीं बचता? तो यहां पे दोस्तों ऑपरेशंस के लिए कंपनी के पास कुछ नहीं बचता, लेकिन बॉम्बे के अंदर कंपनी के पास कुछ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज है, जिसके बारे में बोला गया है कि कंपनी आने वाले टाइम में उनको सेल करके उनसे भी कैश फ्लो रेस करेगा। लेकिन अगर मैं उसके अमाउंट के बारे में बात करता हूं तो उसका अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उसको पर शेयर आप देखेंगे तो वो एक नॉमिनल अमाउंट निकल के आएगा। तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि इसके बाद आपको फिर से डिविडेंड मिलेगा और वो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट के अंदर होगा। दोस्तों अगले पार्ट में मूव करने के लिए एक पहले डेटा के बारे में बात करते हैं। अगर मैं आज से 1 साल पहले की बात करता हूं तो कंपनी का शेयर प्राइस 400 रुपए का हुआ करता था। तो 400 रुपए से बढ़ के कंपनी का शेयर प्राइस 966 रुपीज पे है आज की डेट में। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग इसका शेयर पहले से लेके रखे हुए हैं 200, 300 या 400 रुपए के लेवल पे, तो क्या उनको डिविडेंड लेना चाहिए या डिविडेंड लेने से पहले अपने शेयर को बेच देना चाहिए? तो एक तो क्वेश्चन बनता है उन इन्वेस्टर्स का, और दूसरा क्वेश्चन बनता है उन इन्वेस्टर्स का जो सोच रहे हैं कि इसका शेयर वो खरीद लेंगे ताकि वो इसके डिविडेंड से फायदा उठा सकें। तो इन दोनों का क्वेश्चन का हम आंसर कैसे करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसका आपके लिए डिकोड करूंगा। लेकिन इसका आंसर समझने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और उसको हम बोलते हैं टैक्सेशन। तो टैक्सेशन को आप कैसे समझ सकते हैं? तो दोस्तों मान लीजिए आप एक शेयर को आज खरीदते हैं और अगले 12 महीने तक आप उस शेयर को नहीं बेचते। मतलब कि आप एक शेयर को खरीद के 12 महीने यानी कि 1 साल के बाद अगर बेचते हैं और आपको वहां पे अगर प्रॉफिट होता है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जिसको एलटीसीजी बोला जाता है, और वो आपकी इनकम के ऊपर 10% चार्ज किया जाता है। तो अब मान लो कि आपकी इनकम हुई 10,000 रुपए की, तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स 10,000 रुपए के ऊपर 10% यानी कि 1,000 रुपीज का लगेगा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है ऐसे लोग जो एक शेयर को खरीदते हैं और 1 साल के अंदर उसको सेल कर देते हैं, तो उनके ऊपर उनको लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, और इसकी परसेंटेज होती है 15% की। यानी कि अगर आपने आज एक शेयर को खरीदा, 3 महीने के बाद आपने उस शेयर को बेच दिया और आपको 10,000 रुपीज का अगर प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर आपको 15% यानी कि 1,500 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई टैक्सेशन की, अगर कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं डिविडेंड के ऊपर टैक्सेशन की। अगर मैं आज से 1 साल पहले की बात करता हूं, जब डिविडेंड के ऊपर टैक्स नहीं लगा करता था, तो बहुत से लोग जब कंपनी डिविडेंड देने वाली होती थी तो जाके उस कंपनी को खरीद लेते थे, ताकि जब उनको उसका डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और जो वहां पे उनका लॉस होगा शेयर प्राइस नीचे जाने का, वो अपना जो उनका शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट है उसके अगेंस्ट ऑफसेट कर सकते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बाद में समझाता हूं, लेकिन अभी तक आपको यह समझना जरूरी है कि आज से 1 साल पहले तक डिविडेंड के ऊपर एज अ इन्वेस्टर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो नया बजट आने के बाद अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो अब आपको डिविडेंड के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको उसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो जो भी आप इनकम स्लैब के अंदर आते हैं, मान लो आप 30% के इनकम स्लैब के अंदर आते हैं, तो अगर आपको डिविडेंड से 10,000 रुपीज का प्रॉफिट बनता है, यानी कि आपको 10,000 रुपीज का अगर डिविडेंड मिलता है, तो उसके ऊपर 30% यानी कि 3,000 रुपीज का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आपकी जो इनकम होगी वो सिर्फ 7,000 रुपए की होगी। लेकिन दोस्तों जो पुराना टैक्स रिजीम हुआ करता था, तो वहां पे बहुत से लोग क्या करते थे कि डिविडेंड आने से पहले जो अपना वो स्टॉक होता था उसको खरीद लेते थे और उनको डिविडेंड मिलता था। डिविडेंड के ऊपर उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन उसका शेयर प्राइस नीचे चला जाता था तो उनको वहां से थोड़ा सा लॉस होता था, और वो उस लॉस का फायदा कैसे उठाते थे? तो दोस्तों बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब उनको शॉर्ट टर्म में कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर उनको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। तो बहुत से लोग पहले क्या करते थे कि डिविडेंड आने से पहले अपने कंपनी को खरीद लेते थे, जो डिविडेंड की इनकम आती थी उसके ऊपर उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, और जो उनका लॉस होता था उसका शेयर प्राइस नीचे जाने से और जो उनका पहले प्रॉफिट हुआ था उनको ऑफसेट कर लेते थे। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में इसको डिविडेंड स्ट्रिपिंग बोलते हैं, और ये अभी के टाइम में अलाउड नहीं है।
यानी कि अगर आप अब ऐसा करते हो तो वो सही नहीं है। इसके लिए 3 मंथ का टाइमलाइन दिया गया है। यानी कि अगर किसी भी डिविडेंड की कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो कंपनी आने वाले टाइम में डिविडेंड देने वाली है, तो अगर आप उस कंपनी का शेयर डिविडेंड की एक्स डेट से 3 महीने पहले खरीदते हैं और डिविडेंड मिलने के बाद 3 महीने बाद बेचते हैं, तब आप उनका जो शॉर्ट टर्म का लॉस है उसको ले सकते हैं अपने शॉर्ट टर्म गेन्स को कॉम्पनसेट करने के लिए। लेकिन अगर आप 3-4 दिन पहले, 10 दिन पहले या 20 दिन पहले खरीद के बाद में उसको बेच देते हैं, तो आप उस लॉस को अपने शॉर्ट टर्म इनकम को कॉम्पनसेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। तो ये फैक्ट आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने 1 साल पहले शेयर को खरीद के रखा था। मान लो कि उनको पर शेयर 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 500 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। अगर उन्होंने उस शेयर को 1 साल पहले खरीदा था तो यानी कि 500 रुपए के ऊपर वो 50 रुपए का टैक्स पे करेंगे। अब मान लो कि मैं उन शेयर होल्डर्स की बात करता हूं जिन्होंने इस स्टॉक को पिछले 1 साल के अंदर खरीदा था और उसके ऊपर उनको मान लो 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर। तो अगर आप वो उस कंपनी के शेयर को बेचते हैं, मजेस्को के शेयर को अगर वो बेचते हैं, तो उनको 400 रुपए के ऊपर 15% यानी कि 60 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम यहां पे बात करते हैं उन्हीं लोगों की कि अगर वो इसका डिविडेंड लेते हैं और इसके शेयर को होल्ड करके रखते हैं, तो दोस्तों मान लो कि डिविडेंड आने के बाद इस कंपनी का शेयर प्राइस 5 या 6 रुपए पे चला जाता है, तो आपका जो प्राइस के अंदर गेन्स हुआ था वो ऑलमोस्ट आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं डिविडेंड मिलने की, कि कंपनी ने बोला है कि आपको 974 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। अगर मान लो कि आप 30% की टैक्स स्लैब के अंदर आते हैं, तो 30% की टैक्स स्लैब के अंदर ऑलमोस्ट 300 रुपए के आसपास का आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो यहां पे आप अपना मेंटल मॉडल लगा लें, अपनी कैलकुलेशन कर लें और ये सारे फैक्ट्स को समझ लें कि आपको क्या करना चाहिए। अपनी कैलकुलेशन करके आप देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आपने शेयर पहले से खरीद के रखा हुआ था उसके ऊपर कितना कैपिटल गेन्स लगेगा वो तो आपको पता है, लेकिन ये डिविडेंड मिलने के बाद इसका शेयर प्राइस कितना नीचे जाएगा उसके बारे में ना तो मुझे पता है ना आपको पता है। तो अभी अगर आप अपनी इनकम को बुक करते हैं तो आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, ये सब कैलकुलेट करके अपनी इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उन लोगों की जो रिटेल इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसका शेयर खरीद लूं और इसका शेयर प्राइस जब नीचे जाएगा मुझे तो यहां से डिविडेंड मिल ही जाएगा, तो दोस्तों यहां पे डिविडेंड के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा जिस भी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर आप आते हैं। इसके अलावा जो हम अभी बात कर रहे थे कि लोग पहले क्या करते थे डिविडेंड स्ट्रिपिंग के बारे में, तो आप यहां पे वो भी नहीं कर पाएंगे अगर आपने इस स्टॉक को 3 महीने पहले बाय नहीं किया था। तो यहां पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सा लॉस खाने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी का जो कोर बिजनेस था वो सेल हो चुका है और डिविडेंड के अंदर टैक्स इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा है जो आपके लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं समझने के लिए। तो यहां पे मैं अपने रिटेल इन्वेस्टर्स को यही बताना चाहूंगा कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म में स्पेकुलेशन के लिए जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको लॉस करवाने से बचना चाहिए। दोस्तों जहां पे अनसर्टेनिटी है वहां पे रिस्क है और रिस्क कितना है उसके बारे में आपको भी नहीं पता, तो ज्यादा रिस्क लेने से रिटेल इन्वेस्टर्स को हमेशा से बचना चाहिए और आपको ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां पे लॉन्ग टर्म में आपको अच्छी रिटर्न मिलती रहे। तो दोस्तों यहां से आपको ये तो समझ में आ गया कि कंपनी डिविडेंड जरूर देगी और इनके पास इसके बाद थोड़े से एसेट और बचेंगे जो पर शेयर आपको बहुत छोटा सा डिविडेंड बाद में भी कभी दे सकते हैं, जिसके बारे में कोई डेट नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन ये एक फैक्ट है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस था, जहां से कंपनी को रेवेन्यू और प्रॉफिट निकल के आता था, वो कंपनी ने बेच दिया है। तो आने वाले टाइम में कंपनी का कोर बिजनेस तो बिक चुका है। इसके बाद यहां पे क्या होगा उसके बारे में ना तो मैं आपको बता सकता हूं और आपको स्पेकुलेट भी नहीं करना चाहिए। और अब यहां पे जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, जो हमने स्टार्टिंग में पूछा था कि क्या मुझे अगर मेरे पास शेयर है पहले बेच देने चाहिए। अगर आपको शेयर पहले बेचना है तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, यानी कि अगर आपने 12 महीने के अंदर खरीद के बेच रहे हैं जो कि 15% का होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि अगर आप अपने शेयर को 1 साल के बाद बेचते हैं जो कि 10% का होता है। इसके अलावा डिविडेंड टैक्स जो कि आपको अपनी डिविडेंड के ऊपर पे करना पड़ता है, जो डिपेंड करता है आपकी इनकम स्लैब के ऊपर। तो ये 3 चीजों का एनालिसिस थोड़ा सा कर लें और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों जो हम आज की वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए लेके आए थे। हम कहीं पे आपको ये नहीं बताना चाहते कि आपको इस कंपनी का शेयर बाय करना चाहिए, इस कंपनी का शेयर सेल करना चाहिए, लेकिन हम आपको बताना चाहते थे बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है
कोई भी डिसीजन बनाने के लिए कि आपको क्या लगता है कि क्या आपको मजेस्को का शेयर खरीदना चाहिए डिविडेंड के लिए या नहीं खरीदना चाहिए। प्लीज अपना रीजन भी लिखें ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.